आज हम वर्क की कुछ और यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स, जिसमें आपके पास एसआई सिस्टम में रहता है किलोग्राम मीटर और सीजीएस सिस्टम में रहता है ग्राम सेंटीमीटर। तो 1 किलोग्राम मीटर का मतलब होता है कि जब आप 1 किलोग्राम फोर्स किसी बॉडी पे लगाओ और वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे तो आपका जो यूनिट रहता है वो बन जाता है 1 किलोग्राम मीटर। और 1 किलोग्राम मीटर होता है 9.8 जूल के बराबर। उसके बाद हम ग्राम सेंटीमीटर की बात करें तो वैसे ही जब आप 1 ग्राम फोर्स किसी बॉडी पे लगाओ और वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए तो आपकी जो सीजीएस यूनिट है वो बन जाती है 1 ग्राम सेंटीमीटर। 1 ग्राम सेंटीमीटर आपका 980 अर्ग्स के बराबर होता है। उसके बाद 1 किलोग्राम और 1 ग्राम सेंटीमीटर में जो रिलेशन है वो आप देख रहे हो। 1 किलोग्राम मीटर होता है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर। तो ये यूनिट्स आपने सिर्फ पढ़ने हैं, इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो हमारे पास 3 तरह का नेचर रहता है वर्क का। एक हुआ पॉजिटिव वर्क, एक हुआ नेगेटिव वर्क और एक हुआ आपके पास ज़ीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क तो बड़ा सिंपल है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम पॉजिटिव वर्क कह देते हैं। नेगेटिव वर्क में उल्टा है, अगर मैं फोर्स आगे की तरफ लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रही है तो आपका वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंका तो जो ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स लगाएगी वो लगाएगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट किस तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ को, और ग्रेविटी फोर्स किस तरफ लगाती है, नीचे की तरफ को। तो दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, अपोजिट। या हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 180 डिग्री। फोर्स कहाँ जा रही है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रही है, ऊपर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। व्हाट इज कॉस 180 डिग्री, इट इज -1। तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, -FS। तो ऐसे केस में आपका वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसका ज़ीरो वर्क, ज़ीरो वर्क कब कब होगा उसके लिए हमें इसका जो रिलेशन है वो देखना पड़ेगा। W किसके बराबर होता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा, एंगल के बराबर। तो दैट मीन्स 3 केसेस हैं जिन केस में आपका जो वर्क है वो ज़ीरो हो सकता है। अगर फोर्स ज़ीरो है, दूसरा हुआ अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तीसरा हुआ अगर कॉस आपका 90 डिग्री है, मतलब एंगल आपका 90 डिग्री है। तो एंगल 90 डिग्री कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो पहले केस में हम बात करते हैं जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। आप किसी दीवार को धक्का दो, क्या होगा, दीवार मूव कर जाएगी, नहीं। आपने फोर्स तो लगाई लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे केस में वर्क डन क्या हो गया, आपका ज़ीरो हो गया। अब एक केस और लेते हैं। When a coolie carrying some load on his head moves on a horizontal platform, आपका जो कुली है वो उसका जो वर्क डन है वो ज़ीरो रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपका जो फोर्स, वो कुली जो सामान के ऊपर फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ लगाएगा। उसने अपने सिर पे बोझ उठाया होगा ना, तो वो फोर्स किस तरफ लगाएगा, ऊपर की तरफ को। और मूवमेंट कहाँ होगी, आगे की तरफ को। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। और उस केस में जो एंगल 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो दैट मीन्स आपका जो वर्क डन होगा उस केस में ज़ीरो होगा। इसी तरह जब आप किसी स्टोन को थ्रेड से बांधते हो और उसको घुमाते हो, पूरे ज़ोर से घुमाना शुरू कर देते हो, तो एक सर्कल में वो घूमना शुरू कर देता है। इस केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स सेंटीमीटर फोर्स से घूमता है ना वो, तो सेंटीमीटर फोर्स कहाँ रहती है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ जाना चाहती है, आगे की तरफ को। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो जब आप किसी स्टोन को घुमाते हो तो उस केस में जो आपका वर्क डन होता है वो भी आपका ज़ीरो रहता है। ऐसा ही पेंडुलम का केस भी है, पेंडुलम के केस में भी आपका वर्क डन कितना होता है, ज़ीरो। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे। इस न्यूमेरिकल से आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस, हाउ मच वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, 4 मीटर। फोर्स कितनी लगाई गई है, 100 न्यूटन। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है उसने कितना काम किया। अब जिस तरफ फोर्स लगाई गई है नेचुरली बॉक्स भी उसी तरफ मूव कर रहा है, तो एंगल दोनों के बीच में कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो हमारी फोर्स कितनी, सॉरी, वर्क डन कितना आ गया, 400 जूल्स। अब ये बोलता है कि जो रेजिस्टेंस या हम फ्रिक्शन जिसको हम जनरली कहते हैं, फ्रिक्शन आपका कितना वर्क करेगा। तो आपको पता है फ्रिक्शन हमेशा ही आपके एक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो बॉक्स जब आगे की तरफ जा रहा होगा फ्रिक्शन आपका पीछे की तरफ होगा। तो
तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना 180 डिग्री, और 180 कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो हमारा जो वर्क होगा दैट विल बी -400 जूल्स। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक और आर्टिकल हमारे पास रहता है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स सभी को पता है कि आपकी जो फोर्स है वो चेंज हो रही है, कभी 2 न्यूटन है, कभी 3 न्यूटन है, कभी 4 न्यूटन है, कभी 0 हो जाती है। तो ऐसे केस में आपका वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उसके लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। हमने क्या किया, एक वेरिएबल फोर्स ली जो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ को, लेकिन वो वेरिएबल है, कभी ज़्यादा है कभी कम है। तो हमने क्या कहा कि आप एक बॉडी को ए से बी तक ले जाना चाहते हो, डिस्टेंस दिया गया है ए से बी, यहाँ तक आप ऑब्जेक्ट को ले जाना चाहते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन का रिलेशन नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल साइज़ के क्या ले लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम जिनको कहेंगे, ये छोटे छोटे जिसको मैंने शेडेड किया हुआ है एक छोटा सा रीजन बीच में, इसको हम मान लेते हैं पी क्यू। पी क्यू आपने माना हुआ है। अब इस पी से लेके क्यू तक आपने फोर्स को कांस्टेंट मानना है, वेरिएबल नहीं मानना है, क्योंकि बहुत छोटा सा आपने हिस्सा लिया है, तो इस केस में हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, अगर ये पी क्यू आपका डी एक्स डिस्टेंस वाला है तो वर्क डन होगा एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। और अगर आप इसको डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो डी एक्स जो छोटी सी लेंथ है इसको क्या नाम देंगे, पी क्यू, और जो फोर्स है ये देखो यहाँ पे आपकी फोर्स है ये एफ, ये रिप्रेजेंट करी, तो इसको हमने क्या नाम दिया, पी एस, ठीक है। अब आपने पढ़ा है ये एक रेक्टेंगल बन रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल बन गई, तो आयत बोलते हैं हम जिसको हिंदी में। तो आपको पता है व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, या जिसको हम बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पी एस इंटू पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस। ये छोटी छोटी स्ट्रिप हमने बनाई हुई है, इन्फाइनाइट स्ट्रिप हम इनको कहेंगे। इन्फाइनाइट का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इसमें बनेंगी छोटी छोटी, ठीक है। अब टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, ए से बी, ठीक है। तो टोटल वर्क डन के लिए हमने क्या किया, एक्स ए हम इसको नाम देते हैं और एक्स बी तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। फिर ये कहता है कि जैसे एक स्ट्रिप का आपका जो एरिया है वो आपका जो एक स्ट्रिप का जो आपका वर्क डन है वो छोटा सा एरिया था उस स्ट्रिप का, तो टोटल का अगर निकालेंगे तो टोटल का भी तो वर्क डन ही होगा, एरिया ही होगा, ठीक है। तो हम इसको नाम देते हैं यहाँ से एक्स ए से लेके एक्स बी तक, ठीक है। ये हमने टोटल निकालना है। तो इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, आपने जोड़ा सबको और जोड़ के हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो पूरा आपने रीजन लिया है उसका एरिया। तो आपने अगर किसी वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो उसको, आप उस रीजन का एरिया निकाल दो, जो कर्व बना इसको हम कर्व कहते हैं, इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लो, आपको वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनको पाथ से लेना देना नहीं होता कि किस पाथ से तुम दूसरे जगह पे पहुंचे हो, उनका सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। उनको बीच के रास्ते से कोई मतलब नहीं है कि आपने रास्ता कौन सा फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कंजर्वेटिव होती है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट सिचुएशंस लेते हैं। ये डायग्राम से आप समझने की कोशिश करो, ये आपकी दो डिफरेंट सिचुएशंस है। एक हमने कहा कि डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट को उठाओ और h डिस्टेंस पे रख दो, ठीक है। और दूसरा हमने कहा कि स्टेयर केस बनाओ और स्टेयर पे चढ़ के आप उस h डिस्टेंस पे पहुंच जाओ। तो आपने ये प्रूव करना है कि दोनों ही केसेस में आपका जो वर्क डन होगा दैट विल बी सेम। तो हमने क्या किया, पहले केस में हमने सीधा ही ऊपर उठाया, तो आपको पता है व्हाट इज वेट, जो फोर्स लगेगी वो वेट के बराबर होगी, जो उसका वेट होगा mg। तो वेट जितना वेट होगा उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको उठाने के लिए। तो पहला तो हुआ कि आपको फोर्स कैलकुलेट करनी, तो फोर्स हुआ mg वेट उसका, ठीक है। और s क्या है, वो डिस्टेंस जहाँ पे तुम उसको ले जाना चाहते हो, तो h इसमें डिस्टेंस आएगा। अब आपने डॉट प्रोडक्ट को हटाना है तो बन जाएगा fs cos ऑफ थीटा। अब f क्या है, उसका वेट mg, और
एस क्या है, डिस्टेंस एच, और एंगल क्या है दोनों के बीच में, 0 डिग्री, क्योंकि आप सेम डायरेक्शन में वेट को उठा रहे हो ऊपर की तरफ को। तो आपका वर्क डन कितना हो गया, एम जी एच। ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में हम कहते हैं कि हम स्टेयर केस से उसको ले जाना चाहते हैं। अब स्टेयर केस की जो लेंथ है वो मैंने x मान ली, और जो हाइट है वो मैंने h डैश मान ली। तो वो कहता है कि मान लो हमारे पास n स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको हमने n नाम दे दिया, और उसकी हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने ले लिया। अब फोर्स कहाँ लग रही है, फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ को। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें समझने वाली। तो फोर्स जब ऊपर की तरफ लग रही है और जब आप x डिस्टेंस इस तरफ को चलोगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो जो एम जी एक्स, मैंने कहा फोर्स, फोर्स क्या है, एम जी, वेट, उसका जितना वेट होगा उतनी ही उसको फोर्स लगानी पड़ेगी उठाने के लिए। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस एक्स, इनके बीच में एंगल कितना बना, कॉस 90 डिग्री। तो हर एक केस में जहाँ एक्स एक्स डिस्टेंस होगा, हर एक केस में आपका जो वर्क डन होगा दैट विल बी 0, क्योंकि कॉस 90 आ रहा है। ठीक है, फोर्स ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो दैट मीन्स ये वाला जो आपका डिस्टेंस रहेगा इसकी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 0 रहेगी, इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरे केस में h डिस्टेंस आप ऊपर जा रहे हो और फोर्स भी ऊपर लगा रहे हो, तो एफ एम जी, एफ को हम एम जी कहेंगे इस केस में, और एच डैश ये आपका वर्क डन होगा। इसी तरह हमने कितने स्टेयर चलने हैं, एन चलने, तो एन एम जी एच डैश, और टोटल एन स्टेयर्स जो तुम चढ़ोगे ऊपर की तरफ को, उनका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, h। जैसे यहाँ पे ये ऐसे ऐसे प्लस करोगे तो सारा डिस्टेंस आपका ऊपर की तरफ को मिला के कितना होना चाहिए, h के बराबर। तो अगेन आपका जो आंसर है वो आ जाएगा एम जी एच। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि पाथ आपने चाहे जो मर्जी लिया हो, दोनों ही केस में आपका जो ग्रेविटेशन जो वर्क डन होगा दैट विल बी सेम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कैसी होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर। इसी तरह आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं या इलास्टिक फोर्सेस होती हैं, सारी आपकी कंजर्वेटिव इन नेचर होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपके पास आता है ऐसी फोर्सेस जिनके अंदर जो वर्क डन होता है वो आपके पाथ पे डिपेंड करता है कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रिक्शनल फोर्स है। अब फ्रिक्शनल फोर्स में मैं सिंपल एग्जांपल तुम्हें कहूँ कि ए और बी के बीच में आपने चलना, अगर ऐसे जाओगे तो पाथ कम हुआ, लेकिन अगर आप घूमते घामते जाओगे तो आपको क्या होगा, मतलब गाड़ी का टायर का एग्जांपल अगर आप लेते हो तो यहाँ से यहाँ चलोगे टायर कम घिसेगा, लेकिन अगर आप ऐसे जिगजैग वे से जाओगे तो टायर ज़्यादा घिसेगा। तो इट मीन्स आपका दोनों केसेस में आपका क्या है, फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, इस केस में आपका फोर्स कम लगेगी और इस केस में आपकी फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो फ्रिक्शनल जो फोर्सेस होती हैं वो आपकी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर रहती है, कि दोनों केसेस में टायर की घिसाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, नीचे वाले केस में ज़्यादा और ऊपर वाले केस में कम। तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इन नेचर। ठीक है।